गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द कोट का सच। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे वेलकम का सच। मैं दिव्यांश बनवाल, आपका दोस्त, आपका साथी, वापस आपके साथ स्टार्ट हो रहा हूँ 2 दिन बाद एक नया वीडियो डालने की तैयारी में। ले- थोड़ा टाइम के साथ, लेकिन मैंने आपके लिए जो सिलेबस तैयार किया है वो सिलेबस आपके लिए जीरो से लेके एडवांस तक में, मतलब कोई भी आदमी जो प्रोग्रामिंग जानता हो या ना जानता हो वो बिल्कुल सीख सकता है। और हाँ, भरोसा रखिए, मैंने सिलेबस बनाने में थोड़ा टाइम तो लिया है, लेकिन ये सिलेबस ऐसा है कि कोई भी पढ़ पाएगा और मैं उसी लेवल में पढ़ाऊँगा। भरोसा रखिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। अब मैं पहले सिलेबस पे आने से पहले आपको थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में आइडिया देने वाला हूँ कि मैं आज करने क्या वाला हूँ। मैं आज आपको सी प्रोग्रामिंग के जितने फ़ेजेज़ हैं उसका एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं सिलेबस में। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ये सिलेबस वापस आपको लिंक में मिल जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। बस आप ये फ़ोकस रखिए जो हम पढ़ाने वाले हैं। और एक चीज़, आप टाइटल देख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग प्लस डीएसए सिलेबस, मतलब सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैं आपका डीएसए भी करने वाला हूँ। अब जिनको नहीं पता पहले उनको बता दूँ, डीएसए का मतलब द एप्टीट्यूड ऑफ द प्रोग्रामिंग, मतलब आपकी लॉजिक बिल्डिंग को अच्छा करने के लिए हम लोग डीएसए सॉल्व करेंगे। और सी प्रोग्रामिंग के साथ सी प्रोग्रामिंग में हम लोग डीएसए भी पढ़ेंगे। और डीएसए का मेन काम होगा आपका लॉजिक बिल्डिंग यानी कोडिंग को अच्छा करना। कोडिंग का मतलब कंप्यूटर से अपना काम कराना। हमारा काम है ये सीखना कंप्यूटर से अपना काम कैसे करेंगे। ठीक है, शुरू में लग सकता है ये काम तो हो सकता है कैसे करें, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा इसका मोटिव। अब एक चीज़ और, मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। माफ, पहले तो सॉरी कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम तो दे सकते हो आप। तो धीरे धीरे अपडेट करता हूँ। ये सिलेबस आपको जॉब दिलाए ये गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन ये सिलेबस आपको बेसिक एग्जाम्स और चीज़ों की क्लियर कराएगी और आपका बेसिक प्रोग्रामिंग स्टॉक करेगी। मतलब अगर मैं बोलूँ सी यानी बेस, जैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले ए बी सी डी पढ़ते हैं, तो हम लोग सी को बोलेंगे ए बी सी डी ऑफ द कोडिंग या फिर कोई स्किल। और एक चीज़ बता दूँ, आने वाला टाइम कोडिंग और एआई का है। अब ऐसा तो नहीं है आप डायरेक्ट पाइथन एआई में घुस जाइए, मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट करिए। आई प्रॉमिस कि मैं सी के बाद कोशिश करूँगा एआई वगैरह फील्ड में आपको बताऊँ, जो इमर्जिंग फील्ड है, आने वाली जॉब है, और ये भी बताऊँगा आने वाली जॉब क्या है। लेकिन अभी हम सी पे आते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने अपने सिलेबस को कुछ पार्ट्स में बांटा है, मैं पहले उसको डिस्कस करना चाहूँगा। जो 0 से 3 फेज है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने फेज बांट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 0 से 3 फेज बिगिनर्स के लिए। बिगिनर मतलब समझ रहे हैं, वो बंदा जिसको कुछ नहीं आता, जीरो लेवल पे, जीरो लेवल पे है, मतलब कुछ नहीं आता, ना उसको कोडिंग आता है ना बेसिक कंप्यूटर आता है, उसको कुछ नहीं आता, उनके लिए ये फेज है। ठीक है, इसके बाद जो आगे के बंदे हैं जो कॉलेज वगैरह में हैं, 0 से 5 फेज, ये कॉलेज वालों के लिए, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, बीसीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, हर बंदे के लिए काम आएगा, ये उनके लिए है। ठीक है, मैं गारंटी नहीं देता कि आपके कोर्स से पूरा मैच करेगा, लेकिन हाँ, आपके 70 से 80% आपका कोर्स बिल्कुल मैच करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो आपका उनके लिए। इसके अलावा 0 से 5 लेवल में अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे सी टेक, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर टीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये फेज आपके लिए काम होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप और बड़े फेज में जाते हैं 8 तक, तो आप कोई भी स्टार्टअप कंपनी, नई कंपनी पे अगर आप 8 फेज तक पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, एज फेज तक पढ़ते हैं, तो आपका कोई भी स्टार्टअप हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, आप अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। और आई प्रॉमिस, आई थिंक 8-10 हज़ार तो आराम से इस बेस पे मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा प्लस सी के साथ हम कोई स्किल कर लेंगे तो हम जल्दी सीख पाएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप सी अच्छे से पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग मतलब एक चीज़ मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस। ना हिस्ट्री की तरह बहुत ज़्यादा हमें नोट्स पे ध्यान देना है, ना थ्योरी पे ध्यान देना है किसी सब्जेक्ट की तरफ, हमें मेन फोकस करना है हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे और प्रैक्टिस करने पे। ठीक है, हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए। चलिए, तो हम सी में आगे बढ़ते हैं और हम अपने लेवल्स को समझते हैं। और अच्छा, एक लास्ट चीज़, मैं सिलेबस बताने से पहले सॉरी, आपको फिर से इंटरप्ट करूँगा और बताना चाहूँगा, फेज़ 14 पे जब आप आ जाएँगे, पूरा पढ़ लेंगे, तो आपको लास्ट में प्रोजेक्ट करने को भी मिलेगा, जो कि सी में ही होगा। मैं 1 या 2 प्रोजेक्ट कराऊँगा, बाकी आपका। चलिए अच्छा, आपका टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपका टाइम तो काफ़ी कीमती मैं जानता हूँ, हम आते हैं अपने सिलेबस पे। अब आते हैं फेज़ 0 पे। फेज़ 0 का मतलब ये उनके लिए, इसमें है क्या?
प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, हम बनाते क्यों है, प्रोसेस क्या है प्रोग्राम करने का, ठीक है, प्रोग्राम रन कैसे करता है। सी का पहला प्रोग्राम मतलब एक बेसिक, अब बेसिक का मतलब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है, एकदम जीरो लेवल, जैसे आप ए बी सी डी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें एकदम बेसिक पढ़ रहे हम सी का, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लेवल है बेसिक के लिए, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी यूजफुल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रोग्रामिंग फाउंडेशन यहाँ पे है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े फेज वन की तरफ, अब फेज वन क्या है, फेज वन भी सी का बेसिक है, वो भी सी का बेसिक है। तो पहली चीज, अब मैं दोनों को बेसिक नहीं बोला, फेज जीरो मतलब प्रोग्रामिंग का बेसिक, बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, और सी का बेसिक मतलब एक बेसिक नॉलेज। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो हमें पहले पता होता है गियर क्या होता है, लगाते कैसे हैं, क्लच कैसे लगाते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, जो हम थोड़ी बहुत नॉलेज लेते हैं उसी को बोलते हैं सी बेसिक। हम बेसिक नॉलेज लेके थोड़ा बहुत चलाना सीख रहे हैं। तो हम धीरे धीरे सी को चलाना सीख रहे हैं, बाइक नहीं चला रहे, हम सी को चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। और मैं एक बार कोशिश करूंगा आपके साथ, वादा वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कि हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज तो पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ रन किया जाए, और हर फेज के बाद असाइनमेंट या क्वेश्चन आपको दूंगा। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हुए फेज टू पे आते हैं। फेज टू का मतलब है कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे याद है हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो अगर स्लोप आ गया तो ब्रेकर आया तो तुरंत ब्रेक लगाए, गियर चेंज किया, कुछ कंडीशन देते हैं, ठीक है। और और क्या करते हैं बाइक चलाते वक्त, असलरेटर को कंटिन्यू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कनवा उमीठत रहा, गाड़ी का कनवा उमीठते रहते हैं, असलरेटर हमेशा घुमाते रहते हैं, तो वो काम हमेशा करेंगे। ये है लूप। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, लूप और इफ एल्स। मतलब कंट्रोल का मतलब यही है, कंडीशन देना और कोई काम कंटिन्यू रिपीट करना। जैसे बाइक में ब्रेकर आया तो ब्रेक लगाया, ठीक है, ये सब। और अगर हमें गाड़ी चलाती रहना है तो हम कंटिन्यू उसका कान ऐसे उमीटते रहते हैं, असलेटर घुमाते रहते हैं। तो यही काम है कंट्रोल स्टेटमेंट का, यही काम हम सी में करेंगे, कंडीशन से देंगे, कोई काम रिपीटेटिव वर्क में कराते रहेंगे, बाकी चीज़ें हम साथ में आगे करेंगे। चलिए अगला आता है फंक्शन एंड रिकर्सन। फंक्शन एंड रिकर्सन क्या है, अब हमें, आपको एक चीज़ याद है, हम लोग नोट्स बनाते हो क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट का नोट्स अलग, हर चैप्टर नए पेज से, वही काम है फंक्शन का। फंक्शन का मतलब आपके जितने काम हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, जो जब जिसका यूज हो उसको यूज कर लो, इसी को बोलते हैं फंक्शन। और रिकर्सन क्या है, जैसे याद है हम लोग को कोई चैप्टर नहीं समझ में आता तो हम लोग उसको बार बार पेज पलट के पढ़ते रहते हैं, तो वही जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं तो उसी को बोलते हैं रिकर्सन। उसको क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपके रियल लाइफ में शायद आप रिलेट कर पाओ। जैसे घर में क्या होता है, मम्मी पापा क्या करता है, कोई भी काम हुआ एक ही छोटे वाले बच्चे को बार बार बुलाएंगे, छोटे वाले को एक बार दो बार बार बार, तो आप एक फंक्शन हो उनकी, उनके छोटे से काम आपको बार बार बुला रहे हैं, मतलब वो आपका रिकर्सन कर रहा है, ठीक है। तो ये है फंक्शन है रिकर्सन। वैसे ये छोटे बच्चों के साथ नाइंसाफी होती रहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एरे एंड स्ट्रिंग। अब एरे और स्ट्रिंग क्या है, एरे का मतलब सेम टाइप की वैल्यू को एक साथ रखना, किस टाइप की वैल्यू को, सेम टाइप की वैल्यू को। और स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर्स को स्टोर करना, जैसे ए बी सी डी, या फिर आपका नाम स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब एरे और स्ट्रिंग में थोड़ा सा मैं आपके रियल लाइफ में बताना चाहूँ तो, आप अपने जैसे कोई अलमारी देखते हो, कपड़ा एक साथ, जो कपड़े होते हैं एक साथ रखते हो, मतलब सेम टाइप के कपड़े, कपड़े ही हैं। अब ये नहीं है कपड़े के साथ आप चप्पल रख दोगे, वैसे जैसे हम अरेंज करते हैं वैसे ही हम सी में भी एलिमेंट को साथ में जो अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं एरे एंड स्ट्रिंग। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पॉइंटर एंड डायरेक्ट मेमोरी। इसमें ज़्यादा नहीं आना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ, ज्ञान देने की आदत हो चुकी है। पॉइंटर का मतलब एड्रेस को होल्ड करना, किसको, एड्रेस को। जैसे हम लोग कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, हमारा एड्रेस लेता है, वो होता है पॉइंटर काम करता है, उसको बोलते हैं एड्रेस लेना। डायरेक्ट मेमोरी मतलब अचानक चीज़ें जब चेंज होती रहे कंटिन्यू, जैसे लाइव लोकेशन सबसे अच्छा एग्जांपल है। जैसे आपने किसी का लाइव लोकेशन लिया, वो थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होता रहता है, इसी को बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी, या फिर चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है। अब ये सी में क्या होता है अभी तो नहीं, लेकिन अभी तो ऊपर ऊपर तो देख लिया जाए, ठीक है। अब आते हैं एडवांस सी। अभी तक का जो फेज था वो कॉलेज के बच्चों के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था। अब ये एडवांस सी में मतलब सी का बड़े से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। ये उनके लिए है जो इंटरव्यू वगैरह में जाना चाहते हैं, और अब जिनको आगे नहीं बढ़ना है तो वो चाहे जिनको कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करनी है वो यहाँ तक फेज 5 तक पढ़ के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कॉलेज का एग्जाम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एडवांस सी की बात करते हैं, इसमें सी को अंदर से डीप में सीखेंगे,
जैसे होता है ना बचपन में, क्या होता है, हम खिलौना खरीदने के बाद, खेलने के बाद एक खुरचाली दिमाग में आता है, खोल देते हैं उसको, खोल खाल के हम लोग देखते हैं वो अंदर से कैसे काम कर रहा है। वैसे हम थोड़ा सा सी को देखेंगे वो अंदर से कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सी के साथ खुरचाली। अपना लैपटॉप मत खोल दीजिएगा क्योंकि हम लोग सी के साथ खुरचाली करेंगे, लैपटॉप के साथ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फेज 7 पे, फाइल हैंडलिंग। यहाँ पे हम फाइल्स को हैंडल करते हैं। फाइल को हैंडल मतलब समझ रहे हैं कि ऐसे जो भी हम बनाएंगे, नोटपैड फाइल हो गई, वैसे ही फाइल हम प्रोग्राम से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं फाइल्स को, कैसे डेटा स्टोर करते हैं, कैसे लोगों का डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे आप अपना लॉगिन कर रहे हो तो कैसे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, ये सारी चीज़ें फाइल हैंडलिंग में सीखेंगे। अब मैं ज़्यादा नहीं आना चाहूँगा, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं वक्त की नज़ाकत के साथ। डीएसए फाउंडेशन पहला टॉपिक। अब डीएसए क्या है, इसका फुल फॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये क्या करता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग का रीजनिंग एप्टीट्यूड। रीजनिंग और एप्टीट्यूड क्यों करते हैं हम, अपना लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए। वैसे ही प्रोग्राम का लॉजिक बढ़ाने के लिए हम लोग डीएसए का फाउंडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, गुड। अब अगले बढ़ते हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। अब इसका मतलब क्या है, जब कोई सामान सर्च करना होता है ना तब वो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा प्रोग्रामिंग में नहीं होने वाला। आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं सर्चिंग। अब सॉर्टिंग क्या है, बचपन में पढ़ते ना, इस चीज़ को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, इस चीज़ को घटते हुए क्रम में लिखो, इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। इसके अलग अलग तरीके पढ़ेंगे और ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम ढूंढेंगे सामान मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ता है, अगला आता है लिंक्ड लिस्ट। वैसे मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन माफ़ करिएगा अभी बता नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझेंगे कि लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। वैसे ये भी डेटा स्टोर करने का एक तरीका है। क्या है, डेटा को जो स्टोर करते हैं वो एक तरीका, मतलब अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, चीज़ें तो उतनी क्लियर नहीं हो सकती। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वही है लिंक्ड लिस्ट। ऐसे स्टैक एंड क्यू, ये भी डेटा को स्टोर करने के अलग तरीका है। एक एग्जाम्पल इसमें दे सकता हूँ, जैसे जब टीचर कॉपी चेक करता है ना, हम सब अपने कॉपी खटाखट खटाखट लगा देते हैं, जो कॉपी सबसे लास्ट में जमा होती है वो सबसे पहले चेक होती है, इसी को बोलते हैं स्टैक। जो सबसे लास्ट में जमा होगा वो सबसे पहले चेक होगा। एक एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आपका 26 जनवरी आ रहा है तो लड्डू बचेगा, तो जो आदमी सबसे पहले खड़ा होगा उसको सबसे पहले लड्डू मिलेगा, जो पहले आया उसको पहले लड्डू मिला, इसको बोलते हैं क्यू। अब लड्डू पे फोकस ना करिएगा, क्यू पे भी ध्यान देना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्री की तरफ। ट्री का मतलब क्या है, जहाँ पे डेटा ऐसे थोड़ा नोड के फॉर्म में कनेक्टेड हो, मतलब एक गोला, दो गोले से, दो गोला, तीन गोले से, ऐसे गोले कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये रियल ट्री नहीं है जो हमारे बाहर होता है। ऐसे ही आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ का मतलब जो चीज़ें हमारा है, जैसे गूगल मैप देखते हैं, आपको सारे रोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है सर्कुलर फॉर्म में, इसी को बोलते हैं ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ का मतलब एक ग्राफ, वो जो आप बचपन में ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते थे, कुछ ऐसा वाला, ये वाला, ठीक है, वो सब ग्राफ नहीं है। ऐसे साइन कॉस का ग्राफ, वैसे मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, माफ, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। कोई बात नहीं, हम आते हैं अपने ग्राफ के टॉपिक पे। ग्राफ मतलब ऐसे जो ग्राफ बनाते हैं इसकी बात नहीं हो रही। ग्राफ मतलब जैसे ये भी डेटा स्टोर करने का तरीका है, इस पर गूगल मैप यूज होता है। चलिए हम अपने लास्ट पेज पे आते हैं, मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट का काम क्या है, सिंपल, एक ही काम है कि इसमें काम क्या है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ इसका काम क्या है, ये तो प्रोजेक्ट है, इसमें हम बनाएंगे। वैसे मैंने 3-4 लिखे, मैं बनाऊंगा एक, बाकी आप करेंगे। और हर फेज के बाद हम एक असाइनमेंट करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा फिर आपको दूंगा, और असाइनमेंट भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो ये हमारा होता है फेज 14 कंप्लीट। और अगर आप चारों सारे फेज कंप्लीट करते हैं तो आई थिंक थोड़े अच्छे प्रोग्रामर तो हम लोग बन जाएंगे। अब बाकी तो पता नहीं, देखा जाएगा। थैंक यू इतना सुनने के लिए और वेलकम, क्योंकि मैंने इतना अच्छा कंटेंट दिया तो आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए।